प्रधानमंत्री जी। Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. तो इस बार का बजट चुनाव से पहले का अंतरिम बजट था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे अंतरिम ही रहने दिया। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़े ऐलान करने से परहेज किया और विकसित भारत बनाने के मोदी सरकार के लक्ष्य पर फोकस रखा। फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रखते हुए 11,12,000 करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्रावधानों के अलावा बजट में महिलाओं पर खास फोकस दिखा। इसमें 1 करोड़ नई लखपति दीदी बनाने का टारगेट, आशा वर्कर्स को आयुष्मान योजना में शामिल करने का ऐलान, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन प्रोग्राम जैसे ऐलान प्रमुख रहे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 साल में 2 करोड़ नए घर बनाने की घोषणा, साथ ही शहरी गरीबों और मिडिल क्लास के लिए नई आवास स्कीम का ऐलान भी किया गया। 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप की योजना का भी ऐलान किया गया है और सोलर एनर्जी वाले घरों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का भी वादा है। वहीं टैक्स के मोर्चे पर कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन सॉवरेन बॉन्ड्स की टैक्स छूट को विस्तार दिया गया है। तो स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है और 25,000 रुपए तक के पुराने इनकम टैक्स विवादों को खत्म करने का ऐलान भी किया गया है। इधर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करीब 11% बढ़ाकर 11,11,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह जीडीपी का 3.4% रहेगा। Overcame those challenges in right earnest expenditure outlay in the past 4 years, resulting in huge multiplier impact on economic growth and employment creation. The outlay for the next year is being increased by 11.1% to 11,11,111 crore rupees. This would be 3.4% of our GDP. सरकार किराए पर रहने वाले या स्लम में रहने वाले लोगों के लिए हाउसिंग की नई स्कीम लाएगी। आज इस बात का ऐलान वित्त मंत्री ने बजट के दौरान किया। Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि चुनौती के बावजूद वित्तीय घाटे का लक्ष्य घटाया गया है। The budget deficit, fiscal deficit, 5.8%, which is much lower than the 5.9% which was at the BE. Similarly, for the 24-25 budget, we've given 5.1 as the fiscal deficit, so clearly indicating that we are on track to meet the glide path which was set in 2021-22, and that we are well on track to meet the 4.5% fiscal deficit on or below 4.5 even by FY26. अंतरिम बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि यह बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। बजट के ऐलानों से इकोनॉमी को कितनी मिलेगी रफ्तार? आज बजट अड्डा में इसी पर होगी बात। शाम 7:57 पर तो जरूर जुड़िएगा। आज के बजट अड्डा में ग्रोथ का ट्रेलर, आज का बजट अड्डा। अंतरिम बजट पर हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने बात की है दीपम के सेक्रेटरी तुहिनकांत पांडे और वित्त सचिव टीवी सोमनाथ से।
क्या कहा इन दोनों महानुभावों ने बजट के बारे में और उसे कैसा बताया, आइए सुनते हैं। सबकी निगाहें आप पे टिकी हुई थी और खासतौर से सीएनबीसी आवाज के दर्शक जो होते हैं, जो मार्केट आवर के दर्शक होते हैं, वो आपको बड़ी उत्सुकता से सुनना चाहते हैं। और बजट के दौरान सब लोग यही ढूंढ रहे थे कि हर साल जो विनिवेश का लक्ष्य दिया जाता है वो इस बार दिख नहीं रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जो कहीं छुपा हुआ दिख नहीं रहा है। तो मैं सोचता हूँ आप ही औपचारिक तौर पर ऐलान करें कि विनिवेश का लक्ष्य इस साल के लिए क्या आपने रखा है और अगले साल के लिए क्या रखा है। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि विनिवेश और निवेश दोनों एक पहलू हैं। यदि हम विनिवेश करते हैं तो कोई निवेश करता है, और यदि कोई भी निवेश हमारी कंपनीज में क्यों करेगा, यदि उस कंपनियों में जान हो तो सबसे पहले तो उन कंपनियों में जो हमारी 61 लिस्टेड कंपनी है और 16 हमारे लिस्टेड बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनमें जान डालने का काम, उनमें वेल्थ क्रिएशन का काम, तभी तो ना आपको वेल्थ मिले। नहीं, मैं इस पे आ रहा था। दीपम का मतलब सिर्फ डाइवेस्टमेंट नहीं होता है, वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट भी होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि 1 जनवरी 2021 मतलब 3 साल पहले हमारे जितने 61 लिस्टेड कंपनी हैं और 16 पीएसबीज हैं और इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनकी मार्केट कैप, तो मार्केट कैप मतलब शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस, जितने शेयर्स हैं उससे मल्टीप्लाई करें, तो उसकी 15 लाख करोड़ की थी और आज वो 58 लाख करोड़ है। तो हमने, इसका मतलब ये हुआ कि 42 लाख करोड़ हमने एडिड की है वेल्थ क्रिएशन किया है। और उस वेल्थ में सिर्फ सरकार का ही हाथ नहीं है, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज हैं बहुत सारी, 49% भी लोगों के हाथ में है, तो उनकी वेल्थ बढ़ी है। एक साल में ही 25 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। तो आप देखेंगे कि यदि हम गवर्नेंस पे जोर दे रहे हैं, जो उनकी सीपीएससीज के, और हम दोनों तरफ से देख रहे हैं, एक तो आप वेल्थ है और दूसरा आपका इनकम है। यदि आपकी डिविडेंड इनकम आ रही है, यदि आप शेयर्स बेच देंगे तो डिविडेंड नहीं आएगा। तो सरकार की दृष्टि से भी देखा जाए तो जो होलिस्टिक व्यू, जो समेकित एक व्यू लेना है, वो इम्पोर्टेंट है। और उस तरह से हमने जो डिसइन्वेस्टमेंट डिविडेंड स्ट्रैटेजी को एकीकृत करके एक जो स्ट्रैटेजी बनाई है, उसके हिसाब से आप देखें कि 42 लाख करोड़ का एक्चुअली वैल्यू अनलॉकिंग हुआ है तो 3 साल में। हाँ, अगर मैं इसमें कुछ जोड़ना चाह रहा सर, नहीं, इसमें फिर से अपने सवाल को दोहराऊं मैं। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अगला सवाल ये पूछना चाह रहा था, दीपम का मतलब सिर्फ डाइवेस्टमेंट करना नहीं होता है, एसेट मैनेजमेंट भी होता है, जो बेहतरीन तरीके से आपने किया है। लेकिन क्या माना जाए कि करंट फाइनेंशियल ईयर में जो 10,050 करोड़ रुपए का आसपास डाइवेस्टमेंट रिसीव हुआ है, तो मार्च आते आते तक कहां तक पहुंच जाएगा? नहीं, अभी तो 12,500 करोड़ हो गया है। हाँ। और उसके बाद वो भी आगे बढ़ेगा। इसमें 2 तरह के पहलू आते हैं। एक तो प्राइवेटाइजेशन, जिसमें कि मैनेजमेंट कंट्रोल भी जाता है, दूसरा मार्केट सेल्स में जाता है, और तीसरा इसमें इशू है कि डिविडेंड क्या है। अभी आप निवेश पे कर रहे हैं तो डिविडेंड की बात कर रहे हैं, तो डिविडेंड में भी यदि हम डिविडेंड और डिसइन्वेस्टमेंट को करते हैं तो लगभग 56,000 करोड़ हमने अभी तक रेस किया है, और हमें आशा है कि इसमें और 15-20 हजार करोड़ की इसमें और बढ़त होगी। तो मोटा-मोटी एक स्पेसिफिक टारगेट में दिक्कत ये होती है कि आप उससे बाध्य नहीं है। यदि आपको दिख रहा है कि मार्केट वैल्यूएशन अनलॉक हो रही है, तो आपको थोड़ा सा उसमें प्रतीक्षा करना उचित होगा, क्योंकि ये आप समझते हैं कि यदि आप भी एक इन्वेस्टर हैं तो आप अपने वेल्थ को कैसे देखते हैं। उसी तरह से सरकार जो है, हम कस्टडियन हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए भी कस्टडियन है। तो आप लोग बहुत सफल हुए हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि विनिवेश नहीं हो पाया। आप लोगों से पूछिए वो खुश है कि नहीं। विनिवेश नहीं हो पाया, ये तो लगता है कि एक अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि पीएसयू शेयर के प्राइस देखिए कहां से कहां बढ़ के चले गए हैं। तो जितना देर रुका आप उतना बेहतर हो रहा है। लेकिन वो अभी एक अप्रोच में बदलाव है हमारा। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि फिस्कल पोजीशन के लिए इतना पैसा हमें लाना ही लाना है। वो हमने उस अप्रोच को छोड़ दिया, इसीलिए अब टारगेट नहीं दे रहे। हाँ, क्योंकि वो विनिवेश कितना होगा, कैसे होगा, वो तय होगा जैसे मार्केट के, और कितना डिविडेंड आएगा, और डिविडेंड को पुट टुगेदर करके कितना ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वैल्यू में जा रहे हैं। फिस्कल
बैलेंस के लिए इतना पैसा हमें चाहिए, वो बात नहीं चाहिए है। ही चाहिए, जो भी प्राइस हो बेच दो, वो हम अभी नहीं कर ये बहुत बड़ी बात है। ये शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, तो ये पूरे पीएसयूज के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। सिर्फ हमें बेचना है, टारगेट पूरा करना है, बेचना वो ये नहीं है। इसलिए टारगेट नहीं है अभी। इसलिए टारगेट नेक्स्ट ईयर का भी कोई टारगेट ऐसा लेकर नहीं चल रहा। कंबाइंड टारगेट फॉर अदर रिसीट्स है, मतलब मोनेटाइजेशन का रिसीट, डिसइन्वेस्टमेंट का रिसीट, ऐसे कई सारी टुगेदर हमने 50,000 का रखा है। वो उसमें एक एस्टिमेट है, उसमें एसेट target नहीं। मोनेटाइजेशन भी आ सकता है, वही एसेट मोनेटाइजेशन जिसमें गवर्नमेंट की रिसीट हो। अच्छा। बहुत सी एसेट मोनेटाइजेशन ऐसे होती है जिसमें वो कंपनी के हाथ में जाता है और वो गवर्नमेंट उसको वो रोल आउट करता है अपने आप, तो वो उसमें नहीं आएगा। बजट पॉइंट ऑफ व्यू से जो सरकारी संस्थाओं का मोनेटाइजेशन जैसे NHAI का इसमें आएगा। इसमें है। वो आ सकता है, डिसइन्वेस्टमेंट, बट एक फिक्स नंबर डिसइन्वेस्टमेंट का हमने नहीं दिया। और ये अप्रोच जो हमने बहुत सोच विचार करके ये अप्रोच लाए हैं कि जब भी हमको चाहिए, अपॉर्चुनिटीज हैं, तो हम हमेशा डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसको एक टारगेट व्यू से जाना, जबकि मार्केट की कंडीशंस डिफरेंट हो और वैल्यू अनलॉकिंग हो रही हो, और हम उसमें पहले ही जैसे आपने बोला कि शेयर की सेल्स कर दें और बहुत ही कम दामों में कर दें, तो भी कोई क्योंकि लोगों को रिटर्न मिलना चाहिए। तो जो क्या लोग हमारे शेयर्स ले रहे हैं उनको रिटर्न मिलना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल इस अप्रोच का बिल्कुल समर्थक करता हूं। जो भी निवेशक हैं वो सब इसका समर्थन करें, क्योंकि हमें कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं कि हम अपना सामान, जो अच्छे सामान, उसको बेच बेच के पैसा जुटाएं। जब लगे कि बेहतर मिल रही कीमत, और चूंकि एक हम पब्लिक एंटरप्राइजेस पॉलिसी लाए हुए हैं, तो उसके तहत हमें डाइवेस्टमेंट करना है। तो ये माना जाए कि जो ऑनगोइंग डाइवेस्टमेंट था उस पर भी अब यही अप्रोच अपनाया जाएगा, या फिर वो जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखेंगे? नहीं, देखिए, दो तरह की होती हैं। जो डाइवेस्टमेंट में हमने आगे बढ़े हैं, जिसमें प्योर प्राइवेटाइजेशन है, जिसमें अपने शिपिंग कॉर्पोरेशन है, वो कॉनकॉर है, वो तो आगे बढ़ता है, लेकिन जो एक फिक्स लग करके एक जो जिसे कहते हैं ना कि हमको बिल्कुल करना ही करना है, उस दृष्टि से यदि हम करेंगे, वो अंदर करना है, वो नहीं है। वो अब नहीं रहा। तो मैं इस पे थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा, लेकिन एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा। जब बजट मैं देख रहा था, फिर डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा, तो बहुत दिनों बाद बजट मुझे ऐसा दिखा कि मतलब सारे फैक्टर एक दूसरे से सिंक दिखे, और मुझे समझ में नहीं आया कि सरकार को कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है। बोरोइंग आपने घटा दिया, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट और ज्यादा टाइट कर दिया, ग्रोथ आप बता रहे हैं, प्रोजेक्शन दे रहे हैं, इंटरनेशनल हालात बहुत अच्छे नहीं है, ये आपके इकोनॉमिक रिव्यू में आ चुका है। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? कहां से पैसा आया? कहां से फिस्कल डेफिसिट पूरा कर लेंगे? और आप बोरोइंग भी कम कर रहे हैं, कैपेक्स भी घटा दिया आपने। देखिए, हमारा फिस्कल डेफिसिट अभी भी बहुत कम नहीं है, ठीक है। ये 5%, 5.1% उतना कम नहीं पहले है। के टारगेट के मुकाबले मान हाँ, हम इसलिए कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि हमारा एस्टिमेशन सब बहुत रियलिस्टिक है। हमने रेवेन्यू का एस्टिमेशन अगले साल के लिए 11.5% लिया है, जीडीपी ग्रोथ 10.5% लिया है, वो बहुत रियलिस्टिक है। और 10.5% ग्रोथ में 11.5% रेवेन्यू में बढ़ोतरी होना लाजमी, बिल्कुल संभव है। इस साल 8.9% में 12.5% का ग्रोथ है, तो ये बिल्कुल संभव है। वैसे ही एक्सपेंडिचर में हमने, आपने देखा होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का इस साल का हमारा रिवाइज्ड एस्टिमेट बजट एस्टिमेट से थोड़ा कम है, मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नहीं, टोटल रेवेन्यू प्लस कैपिटल। तो हमारे जो सिस्टम्स हैं अभी, जैसे हमारे कैश फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। हम अब जस्ट इन टाइम में रिलीज करते हैं पैसा। जो पहले होता था कि मंत्रालय से एक फेथ में पैसा रिलीज होता था किसी स्कीम के लिए, वहां जाके वो पैसा रुककर एक बैंक अकाउंट में बैठता था, वो अभी नहीं होता है। तो हमारे सिस्टम्स में बहुत इंप्रूवमेंट हुए हैं, इसलिए दीज नंबर्स आर रियलिस्टिक, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। ये सिर्फ टैक्स बाउंसी की वजह से आपको लग रहा है कि हम रेवेन्यू फ्रंट पे काफी कंफर्टेबल रहेंगे, डेवलपमेंट होगा, इस वजह से हम फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को मीट कर पाएंगे? दोनों, एक टैक्स रेवेन्यू, दूसरा जो वो कह रहे हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, उसमें भी हमारा एस्टिमेट बहुत रियलिस्टिक है। इस साल से 5% ज्यादा है हमारा अगले साल का नॉन टैक्स रेवेन्यू एस्टिमेट। एक्सपेंडिचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में 11%, इसमें 6-7% का बढ़ोतरी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एवरीथिंग विच वी नो इज प्रोवाइडेड फॉर, वी विल बी एबल टू अचीव दीज नंबर्स, कोई डाउट नहीं। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में चूंकि हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, जैसे मैंने बोला हमारी कंपनीज ने जिस हिसाब से डिविडेंड दिया है, उसको दृष्टि में करते हुए 75,000 करोड़ जो है बजट से ज्यादा प्राप्त हुआ। तो अब ये भी दिखाता है गवर्नेंस का रिफ्लेक्शन है। और इसीलिए यदि पिछले बजट को देखा जाए और इस बजट को देखा जाए, नॉन टैक्स रेवेन्यू में 1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी।
नहीं, ये बिल्कुल जो पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है उसका एक नतीजा यहाँ पे दिख रहा है। एक बात और है जो आपसे सवाल कई बार पूछा भी गया होगा अब तक, हम लोग भी उम्मीद मान के चले थे यही होगा, वह है कैपेक्स में कमी किया जाना। तो जिस तरीके से 30% इंक्रीमेंट किया गया इस साल उतना नहीं होगा मान के चल रहे थे। तो इस कटौती के पीछे ये माना जाए कि अब आपको भरोसा है? ये शब्द से मैं सहमत नहीं है। क्या कटौती है? 11 क्या 10 से कम है? 11 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ से कम है तो आप कटौती कह सकते हैं उसको। ये देखने का नजरिया आप बाकी चीजों में आप परसेंटेज के हिसाब देखेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज तो +11 है, प्लस 11%। 20% जब जीडीपी 8.9% बढ़ोतरी है लेकिन कैपेक्स का 11.1% ग्रोथ है। वो कटौती किस दृष्टि से? क्योंकि बेस भी बड़ा है ना, बेस बड़ा हो 10 गया लाख से 11.1, क्योंकि 30% के ग्रोथ जब होगा तो बेस बढ़ गया। मतलब ये टोटल ग्रोथ अभी 41 हो गया। बाकी ग्रोथ रेट को भी हम लोग बेस के हिसाब से देखते हैं, परसेंटेज टर्म में देखें, इसलिए 11.1%, जीडीपी ग्रोथ ऑफ 8.9% के तुलना में एज ए शेयर ऑफ जीडीपी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस साल भी बढ़ रहा है। तो ये सवाल कि आखिर सरकार कैसे कंट्रोल करेगी, कैसे 4.5% ऑफ जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य हासिल करेगी, इस पर चर्चा आपने सुनी। और 11-11.5 लाख करोड़ का जो 11.25 लाख करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका कैसे क्या इस्तेमाल। चलिए इधर अंतरिम बजट तैयार कैसे हुआ, बजट बनाने वाली टीम से बातचीत की है हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। अंतरिम बजट था लेकिन ये विकसित भारत के लिए बजट है और ये जो ये बजट में क्या खास है इस बारीकियों को जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक महत्वपूर्ण पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं डीए सेक्रेटरी श्री अजय सेठ जी और डीएफए सेक्रेटरी श्री विवेक जोशी जी। सर, सीएनबीसी आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला जो सवाल यही है कि पूरा सरकार ने फोकस दिया विकसित भारत को और विकसित भारत की कंटिन्यूटी में ये अंतरिम बजट है। अगर हम इसको समझना चाहें कि विकसित भारत हम किस तरह से इस बजट के जरिए बनने का एक टारगेट रख रहे हैं या किस तरह से हमने फाउंडेशन रखा है इस अंतरिम बजट के जरिए, तो आप मुझे हमारे दर्शकों को समझाएं सर। इसमें जो प्रमुख बातें कही गई हैं कि आमतौर पे भाषा में और या इस तरह के वार्तालाप में जीडीपी को एक खाली ग्रोथ के माध्यम से देखा जाता है, इतने विकास की ये दर रही है। आम आदमी के लिए क्या है वो हमारी चर्चा में नहीं आता है। तो वित्त मंत्री ने विशेष तौर पे गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस की बात करी है और उसके तीनों बिंदुओं पर कि क्या सरकार का फोकस रहा है और आगे वाले समय में क्या फोकस रहेगा उसकी बात कही है। इसके अलावा आगे वाले वर्षों में क्या एक स्ट्रेटजी बनानी है। स्ट्रेटजी पहले भी आई थी, वित्त मंत्री ने इस साल के बजट में एक अमृतकाल के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी दी थी। उसमें से कुछ बिंदु जो ऊपर उठ के आए हैं और जहां पर करे हैं उसमें एक है कि एमएसएमई के ऊपर उनके लिए क्रेडिट और उनका जो एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है उसे कैसे सुधारा जाए, एक इसके ऊपर एक बड़ा मुख्य बिंदु आया है। दूसरा आया है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। तो वो एक उम्मीद हम करेंगे कि जुलाई के बजट में इन दो बिंदुओं पर और प्रभावी तौर पे खुलासा हो। सर, जो अगर हम डेटाज को देखें जो आप लोगों ने मैथमेटिक्स किया है इस बार इंटरिम बजट में, काफी कह सकते हैं अपने लिए आप लोगों ने बहुत ही एक सख्त पैरामीटर तय किया है। जो फिस्कल डेफिसिट का जो आमतौर पे पोल्स में देखा जा रहा था उससे कम आप लोगों ने प्रोजेक्ट किया है। जो फिस्कल प्रूडेंस के पीछे जो रीजन है वो क्या रीजन है और क्या आप मैसेज देना चाहते हैं जो रेटिंग एजेंसियां हैं खासतौर पे कि वो इस मैथमेटिक्स को किस तरह से लें? देखिए, जहां पर बात होती है कि फिस्कल डेफिसिट की, तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ा जब पेंडेमिक था, उस समय की जरूरत थी। अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा भाग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करता है, सरकार भी इन्वेस्ट करती है और दोनों का अपना अपना दायित्व है और दोनों की अपनी अपनी जगह है। उस समय में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा था, अब प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो जो हमारी सेविंग्स है अर्थव्यवस्था में और जो बाहर से भी पैसा आता है, अनलिमिटेड तो नहीं है, तो एक बैलेंसिंग की जरूरत है और बैलेंसिंग की जा रही है। और वही एक था कि जो फिस्कल कंसोलिडेशन था
उसके लिए 4 साल का ग्लाइड पाथ रखा गया है जी, और उसी पे सरकार चल रही है। अब चूंकि कहते हैं कि वो डबल इंजन जी, जब प्राइवेट सेक्टर भी पूरी तरह अपने जोरों से लगा है, सरकार भी अपनी पूरी तरह से लगी है, लेकिन उसकी रीबैलेंसिंग होगी जी। सर आपसे सवाल एक पूछना चाहूंगा, विकसित भारत की बात की, विकसित भारत में एनर्जी कंजम्पशन की बहुत जरूरत है और शायद इसीलिए जो पीएम सूर्योदय योजना के तहत जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था उसमें सोलर रूफटॉप सोलर पैनल की बात की गई, आपने स्कीम अनाउंस भी किया, उसके कॉन्टोर्स क्या है, कितना उसके लिए खर्च होगा, क्योंकि टारगेट रखा गया है कि 1 साल के अंदर 1 करोड़ सोलर पैनल आपको देने हैं, वो भी एक तरह से रियायती कीमतों पर। तो ये रियायत कितनी होगी, उस पर सब्सिडी कितनी होगी, कितना उसके लिए एलोकेशन किया गया है, किस तरह का ये स्कीम होगी और किस तरह से जैसा कहा गया 300 यूनिट्स बिजली उसमें आम आदमी जिसके पास ये पैनल लगेगा वो बचा पाएगा। तो ये जो सोलर योजना है इसके लिए रूफटॉप सोलर जो इंडिविजुअल घर हैं उनके ऊपर लगाने की बात है जी। तो जो आम नागरिक है वो अपने घर के ऊपर लगा सकेगा। स्कीम के कंटूर्स अभी वर्कआउट हो रहे हैं। नेचुरली आप गेस कर सकते हैं, कुछ इसमें सब्सिडी होगी, कुछ उसका खुद का कंट्रीब्यूशन होगा वगैरह। अभी उसकी ज्यादा बारीकी से विश्लेषण गवर्नमेंट के अंदर किया जा रहा है। लेकिन जहां तक आपने बजट की बात कही, बजट का प्रावधान उसमें अगर आप देखेंगे तो बजट में 10,000 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। एक बात और विकसित भारत के कॉन्टेक्स्ट में जो सर ने पहले बोला था, बात मैं ये कहना चाहूंगा कि सैचुरेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो बजट में मैडम ने अनाउंस किया हुआ है। तो ये आपने उस टीम से बातचीत सुनी जिसने बजट तैयार किया, तो क्या सोचकर किन प्रावधानों को किया गया और कैसे मैनेज किया ये बजट, बात कर रहे थे आलोक प्रियदर्शी। वहीं पीयूष गोयल जो कि देश के वाणिज्य मंत्री, उन्होंने इस बजट को नए भारत की उभरती तस्वीर बताया है। बजट को लेकर सरकार बार बार इस बात पर जोर दे रही थी कि 4 अलग अलग वर्ग हैं जिनको कोशिश की जाएगी कि उनकी बेहतरी की जाए, और वो वर्ग थे युवा, महिला, किसान और अन्नदाता। ज्ञान थीम पर बजट पेश किया जाएगा। ये बजट उनके लिए कितना कारगर साबित होगा, ये समझने के लिए हमारे साथ हैं पीयूष गोयल जी। सर आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पे। जिस ज्ञान थीम की बात प्रधानमंत्री कई बार कर चुके हैं, बजट में कुछ ऐलान होता हुआ दिखा भी, तो उनकी जो अभी हालत है, उनकी हालत बेहतर करने में बजट की ऐलान कितने मददगार साबित होने वाला है? लक्ष्मण जी, ये एक यात्रा है। ये यात्रा 2014 में शुरू हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विरासत में पाया, 14 में जो हालत थी देश की, एक फ्रेजाइल फाइल इकोनॉमी, कमजोर सी अर्थव्यवस्था, महंगाई डबल डिजिट में, ब्याज के दर बड़े ऊंचे थे, जीडीपी की ग्रोथ विकास यात्रा स्लो होते जा रही थी, विदेशी मुद्रा कम थी। आपको याद है $34 बिलियन बड़े महंगे ब्याज पे चिदम्बरम जी को विदेश से लाने पड़े थे। एक कॉन्फिडेंस नहीं था किसी में, निवेश आना बंद सा हो गया था, और पूरे विश्व में एक भारत के प्रति भावना थी कि ये भी एक छोटा मोटा सा एक पिछड़ा सा देश है। अब मोदी जी ने जिस प्रकार से गत 10 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी, एक आधारशिला रखी भारत को बड़ी छलांग लगाने के लिए, एक विकसित भारत बनाने के लिए, गरीबों का कल्याण किया, भ्रष्टाचार पर वार किया, तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्ति दिलाई देश को, परिवारवाद से मुक्ति दिलाई, कुछ मात्रा में विपक्षी दलों को भी एक तरीके से सबक सीखने को मिला कि उनको क्या परिवारवाद नहीं चलेगा, परिवारवाद जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक 10 वर्ष का जो पूरा कार्यकाल है, उनके एक एक काम को देखें तो वो बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत कैसे देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के भी जीवन में सुधार हो, और जो वर्षों वर्षों से रोजमर्रा की समस्याओं में लोग उलझे हुए थे, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये ऐसी चीजें थी जो हर एक का अधिकार है। अधिकार बोलने के लिए तो बता देते थे सरकारें, गरीबी हटाओ करेंगे नारा दे देते थे, कहते थे भ्रष्टाचार है, 100 रुपए में 85 रुपए
दलाल और बिचौलिए ले जाते हैं, भ्रष्टाचार में चले जाते हैं, लेकिन कभी इसका समाधान नहीं किया गया। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं, 10 साल में एक एक विषय की गहराई में जाके एक एक विषय का समाधान किया और देशवासियों को एक राहत दी और देशवासियों का आत्मविश्वास बढ़ाया कि अब समय अच्छा आया है। तो ये बजट आपको लगता है कि ये उस इंटरवेंशन का चरम है, अब हमें इसके आगे सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करने पर जोर देना है, जो भी ऐलान किया गया बजट है महिलाओं के लिए, यूथ के लिए, या फिर और भी इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने टारगेट एक बहुत ही एम्बिशियस रखा है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनना, उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। ये तो एक डायनामिक परिस्थिति होती है, इसमें कोई एक ही निर्णय आज दे लिया और उसी पे पूरी चीजें टिकी रहती है, ऐसा नहीं रहता। आप देखेंगे कि 10 साल के बाद अब जब इंटरिम बजट में एक आगे की दिशा दिखाई माननीय वित्त मंत्री जी ने, एक प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि कैसे भारत को रिफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म करना है और उसके लिए परफॉर्म करना है, उसकी आधारशिला लेते हुए 10 साल के कार्यकाल के बाद आज जो स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल बने हैं देश, उस पे आगे बढ़ रहे, उस पे कैसे हमने एक बड़ी इमारत खड़ी करनी है, उसका एक झलक आज माननीय वित्त मंत्री। एक सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि विपक्ष जाति की राजनीति के तहत जाति का मुद्दा उठाया, प्रधानमंत्री ने इसका जवाब भी दिया, कहा कि हमें सिर्फ 4 जातियों पर फोकस करना है, जो गरीब हैं, युवा है, महिला है, यूथ है। आपको लगता है ये जो 4 नए वर्ग हैं, इन पर फोकस करने से विपक्ष की जाति की जो राजनीति है उस पर हम लोग हावी हो जाएंगे या फिर उसको सरकार टक्कर दे पाएगी? मैं समझता हूं कि समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, हर एक की चिंता की है। गरीब से गरीब व्यक्ति को आज ये महसूस होता है कि ये मेरी सरकार है, मेरे लिए काम करती है, ये मेरे नेता है, ये मेरे परिवार वाले के सदस्य हैं। तो पीयूष गोयल ये बता रहे थे कि पिछले 10 साल में इस सरकार के तहत, प्रधानमंत्री के नेतृत्व के तहत किस तरीके से चीजें बदली हैं और उसी तरह की चीजें आपको फिर उनके बजट में देखने को मिलती है और उनके विजन में देखने को मिलती है। तो बहरहाल आज की कहानी ये रही कि अंतरिम बजट पेश हो चुका है, उसकी ढेर सारी बातें हमने आपको बताई, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में आपसे इजाजत लेंगे। आगे बजट से रिलेटेड ढेर सारी कार्यक्रम CNBC आवाज पर और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार जारी हैं। फिलहाल के लिए आपसे इजाजत लेते हैं, नमस्कार। गरीबों और मिडिल क्लास के लिए अंतरिम बजट से आ सकती है बड़ी खुशखबरी। Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class. वंदे भारत जो कि काफी कम समय में एक पॉपुलर ट्रेन हो गई है, उसकी संख्या बढ़ाई जाए और उसका सफल रोल आउट किया जाए, इसके लिए वित्त मंत्री खास ऐलान कर सकती हैं। 40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards. जो 1 से 2 kV के बीच की जो सोलर यूनिट होगा, रूफटॉप सोलर यूनिट, उसमें 60% तक सब्सिडी दी जा सकती है। Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month.